everyone, so welcome back to the channel. So in this video we will start with a new chapter, that is chapter number 1 of Flamingo book, class 12th English, the last lesson by Alfonso Daudet. So ये चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी पूरी डिटेल स्टडी करेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को अंडरस्टैंड करेंगे, व्हाट्स दैट मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले चैप्टर का थोड़ा ओवरव्यू देती हूँ आपको, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे. और फर्स्ट चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन. व्हाई? I will tell you everything in detail. Just be with me in this video और इस वीडियो को पूरी ध्यान से सुनना है. ओके, जितनी भी है 30 मिनट्स के 40 मिनट्स की बनेगी, ध्यान से सुनो, ठीक है. अब देखो, सबसे पहले क्या होता है कि ये इस चैप्टर में हम उस टाइम की बात करें 1870 to 71, जब क्या हुआ थी, फ्रांस और प्रूशियन में वॉर हो गई थी. सबसे पहले प्रूशिया और जर्मनी सेम थिंग है. पहले प्रूशिया का नाम प्रूशिया था, अब जर्मनी हो गया है, रिसेंटली जर्मनी हो गया प्रूशिया का नाम. सो जब फ्रांस और प्रूशिया के बीच में लड़ाई हुई थी तो क्या हुआ था, जर्मनी जीत गई थी, मींस प्रूशिया जीत गई थी उस वॉर को. जब वो जीत गई थी तो फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट अल्सेज एंड लॉरेन, ये दोनों किसके हैंड्स में आ गई थी, प्रूशिया के हैंड्स में आ गई थी. अब देखो, जब हमारे डिस्ट्रिक्ट किसी और कंट्री के हाथ में चले गए, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट पे पूरा हक अब किसका है, जर्मनी का है. जर्मनी का है. फ्रांस के दो सिटीज पे अल्सेज एंड लॉरेन, अब उस पे पूरा हक किसका, जर्मनी का है. जर्मनी का हक हो गया था. जो जर्मनी कहता अब हम अल्सेज और लॉरेन में, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स में हम फ्रांस को नहीं पढ़ाएंगे, हम अपने जर्मनी टीचर्स भेजेंगे उन सिटीज में. सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे लाइफ एट स्कूल. मतलब तब लाइफ क्या हो गई थी, वॉर के ड्यूरिंग की जर्मनी टीचर्स को भेज दिया गया था, तब फ्रांस का लास्ट लेसन था. अब चैप्टर का नाम लास्ट लेसन क्यों है, क्योंकि तब क्या था, फ्रांस का मतलब फ्रेंच जो लैंग्वेज थी उसका लास्ट लेसन था उस टाइम पे. क्लियर? सो इस चैप्टर बेसिकली रिवॉल्व अराउंड अ बॉय, अ स्मॉल बॉय नेम एज फ्रांस. उसका नाम क्या था, फ्रांस. आई विल टेल यू द स्पेलिंग, डिफरेंट है फ्रांस से उसके स्पेलिंग. तो जस्ट सी हियर, FRANZ. सो एक बॉय था फ्रांस, उसके अराउंड ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है. क्या था फ्रांस, उसको फ्रेंच पढ़नी लिखनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. मतलब कि वो, उसको पढ़ना लिखना पसंद नहीं था, उसको बस उसके फादर धक्के से स्कूल भेजते थे कि जाओ पढ़ो, कुछ पढ़ो, बट उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था. और जब उसको उसके टीचर ने बताया कि ऐसे वॉर के ड्यूरिंग ये सब कुछ हो गया, तो फ्रांस को बहुत बुरा लगा कि मतलब कि वो फ्रांस दिन जब इस दिन स्कूल गया तो क्या था, उसके टीचर ने उसको क्या दिया था, पार्टिसिपल्स का होमवर्क दिया था, जो कि वो नहीं करके गया था. तो उसको पता था उसको डांट पड़ेगी, बट उसको पड़ी नहीं थी. उस दिन सब कुछ स्ट्रेंज था, मतलब सब कुछ अलग से था. क्लियर? उस दिन सब कुछ अलग से था. और क्या उसको पता चला कि अब हम आगे स्कूल में फ्रेंच कभी नहीं पढ़ेंगे. तो उसको ये बात सुन के बहुत बुरा लगा कि मैं इतने सालों से फ्रेंच भी नहीं पढ़ा, मुझे तो अभी तक फ्रेंच लिखनी भी नहीं आती, और मतलब कि अभी फ्रेंच अब मुझे पढ़नी भी नहीं पड़ेगी आगे. बहुत बुरा लगा. बल्कि उसको अच्छा लगना चाहिए था, क्योंकि उसको फ्रेंच तो आती नहीं, अभी लिखनी पढ़नी नहीं आती, उसको पसंद भी नहीं है पढ़ना, बट उसको बुरा लगा. क्लियर? सो इसके अराउंड पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है. आई होप सो थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको क्लियर हो गया होगा. अगर नहीं भी क्लियर हो, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छी तरह पूरा चैप्टर आपको समझ आएगा. सबसे पहले अबाउट द ऑथर थोड़ा सा पढ़ते हैं. ऑथर का नाम क्या है, अल्फोंसो डॉडेट. was born in 1840 and died in 1897. Clear? Now he was a French novelist and a short story writer. मतलब छोटी छोटी स्टोरीज लिखते हैं हमारे ये ऑथर, और एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है. अब पढ़ते हैं चैप्टर के बारे में. The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War. क्लियर? से मैंने आपको बता दिया 1870 to 71 में जो फ्रैंको प्रूशियन वॉर थी, तब का टाइम की हम बात करेंगे इस चैप्टर में, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूशिया. मतलब फ्रांस की किससे वॉर हुई थी, प्रूशिया के साथ. लेड बाय बिस्मार्क, मतलब प्रूशिया के मिनिस्टर कौन थे तब, मतलब प्रूशिया को लेड कौन कर रहे थे, बिस्मार्क. Clear? Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. So जो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट है अल्सेज एंड लॉरेन किसके हैंड्स में चले गए थे, जर्मनी जीत गई थी, मतलब प्रूशिया जीत गई थी, तो प्रूशिया के हैंड्स में ये दोनों डिस्ट्रिक्ट चले गए थे. Read the story to find out what this had effect on school life. सो स्कूल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा इस वॉर का, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग टाइम. बिल्कुल भी कोई डाउट आए बीच में, मुझे जाके कमेंट करो, ठीक है? ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग. सबसे पहले आई कौन है यहाँ पे, आई इज द फ्रांस. ये पूरा चैप्टर किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, मैंने आपको बताया था फ्रांस. तो यहाँ पे आई कौन है, आई है फ्रांस.
सो आई विल राइट हियर फ्रांस। नेक्स्ट इज ड्रेड का मतलब क्या है? ड्रेड मीन्स हेयर फियर। सो मैं बताती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, फ्रांस इज अ बॉय, ही वॉज स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। एक तो वो मॉर्निंग में बहुत लेट उठा था और स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था, और एकदम से उसको याद आया आज तो हमें टीचर ने पार्टिसिपल्स का होमवर्क दिया था, और वो करना भूल गया, और उसके मन में अब फियर था। ड्रेड मीन्स फियर था ऑफ स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग मीन्स डांटना। अब उसको टीचर से डांट पड़ेगी, सो उसको बहुत डर लग रहा था। सो मिस्टर हैमिल हिज हु, जिन मतलब सर, जो फ्रांस के सर थे जिन्होंने उनको होमवर्क दिया था। क्लियर? इतनी स्टोरी क्लियर हुई। एम हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। सो पार्टिसिपल्स पे उनको होमवर्क मिला था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। अब फर्स्ट वर्ड अबाउट देम का क्या मतलब है? उसका मतलब कहने का है पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता था मुझे। मतलब उसने पार्टिसिपल्स को पढ़ा ही नहीं था, तो उसको कुछ भी नहीं आता था। पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता था। फर्स्ट वर्ड मीन्स पार्टिसिपल्स का भी उसको पी भी नहीं पता था। जैसे हम उसको बोलते हैं हमें तो उर्दू का यू भी नहीं आता, मतलब हमें उर्दू आती नहीं लैंग्वेज। क्लियर? सो फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। पहले उसने सोचा क्या मैं दूर भाग जाऊं कहीं, आज मैं क्लास ही नहीं अटेंड करता, मतलब बंक मार लेता हूँ। क्लियर? एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। आउट ऑफ डोर्स मीन्स क्लास के बाहर। मैं अपना डे पूरा क्लास के बाहर ही स्पेंड करता हूँ। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स। अब देखो, वैसे जो फ्रांस जिस शहर में रहता था फ्रांस में, वहां पे मोस्टली क्या होती है, ठंडी होती है, ज्यादातर क्या होती है, कोल्ड होती है। बट उस दिन मौसम इतना अच्छा था, वार्म, सो ब्राइट, जो बर्ड्स थे वो चिरपिंग, जो बर्ड साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या कहते हैं, चिरपिंग। सो एट द एज ऑफ वुड, ट्री की जो वुड की एज होती है वहां पे बैठ के जो बर्ड्स हैं वो क्या कर रहे थे, चिरपिंग कर रहे थे, मीन्स अपनी साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे वुड के लास्ट बैठ के, मतलब जैसे यहाँ पे एक वर्ड बैठी है। क्लियर? सो ऐसे, सो उस दिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पूरी लाइन में वेदर डिस्क्राइब हो रहा है वहां का। क्लियर? सो ये सब कुछ क्या कर रहे थे, इंसिस्ट कर रहे थे फ्रांस को कि वो बंक मार ले अपने स्कूल को और बाहर कहीं घुमाए। सो द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एंड ऑफ वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill. Now what's the meaning of sawmill? A factory for cutting wood. It means the factory of cutting wood. The Prussian soldiers were drilling. Drilling means exercise. Clear? It was all much more tempting than the rule for participants. So देखो, बाहर बहुत ही वार्म, सो ब्राइट, मतलब वेदर था हमारा। बर्ड्स जो थे वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। जो सोल्जर थे वो एक्सरसाइज कर रहे थे। सॉमिल, सॉमिल क्या है? सॉमिल इज अ फैक्ट्री फॉर कटिंग वुड। अब जो फैक्ट्री थी उसके पीछे क्या कर रहे थे, जो सोल्जर्स थे वो एक्सरसाइज कर रहे थे। तो ये सब कुछ क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, इंसिस्ट कर रहा था फ्रांस को कि वो बंक मार ले। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। रेजिस्ट मीन्स किसी चीज को, टू स्टे अवे, मतलब किसी चीज को से दूर रहना। तो इन सबको मतलब उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो अपने आप को मजबूर कर सके और स्कूल को ले जा सके। मतलब कि मैं, अगर हमें देखो कभी कभी पढ़ने की मोटिवेशन नहीं आती, हम फिर भी अपने आप को कहते हैं नहीं हमें पढ़ना है, कुछ ना कुछ रीजन देके या फिर ऐसे। तो ऐसे उसके अंदर अभी इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो इन सब से दूर रह के, मतलब वेदर वगैरह के बारे में ना सोच के भी स्कूल की तरफ जा सकता था। तो वो स्कूल की तरफ गया और अभी स्कूल जा रहा है वो फ्रांस। Now let's move to next paragraph. When I passed the town hall, there was a crowd in the front of bulletin board. Now what is the bulletin board? कि वहां पे जितनी भी सारी खबरें थी वो बुलेटिन बोर्ड पे आती थी। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? नोटिस बोर्ड फॉर लेटेस्ट न्यूज। जितनी भी लेटेस्ट न्यूज थी वहां पे फ्रांस की, सारी कहां पे जाती थी, बुलेटिन बोर्ड पर जाती थी। For last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, जितनी भी प्रूशिया वॉर वगैरह की जितनी भी खबरें थी कि बैटल लॉस्ट हो गए, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जितनी भी सारी खबरें थी किस पे आती थी, बुलेटिन बोर्ड, वहीं पे सारी लेटेस्ट खबरें आती थी। एंड आई थॉट ऑफ माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। सो बुलेटिन बोर्ड के आगे बहुत सारा क्राउड लगा हुआ था, तो उसको लगा क्या हुआ होगा, नाउ व्हाट्स द मैटर नाउ। सो अब क्या हुआ होगा, क्या नया लेटेस्ट न्यूज आई होगी, वो सोच रहा था। बट फिर भी वो स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा था। So then as I hurried by as fast as I go, the blacksmith watcher. अब देखो यहाँ पे वो बहुत लेट हो रहा था, तो उसने सोचा मैं इसको नहीं देखता, मैं वो जितनी तेज भाग सकता वो उतनी तेज भागा। सो इतने में जो बुलेटिन बोर्ड था उसके पास क्या खड़ा था, एक ब्लैक स्मिथ खड़ा था। अब ब्लैक स्मिथ का मतलब क्या होता है, ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार। वहां पे क्या था, एक लोहार खड़ा था जिसका नेम क्या था, वॉचर। अब उसने उसको क्या कहा, हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज मीन्स ट्रेनर, वो ट्रेनिंग ले रहा था वहां पे किसी से। अप्रेंटाइज मीन्स ट्रेनर। रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो फास्ट बब,
यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। उसने उसको बहुत प्यार से बोला। बब मीन्स जब हम किसी बच्चे को प्यार से बुलाते तो हम उसको बब बोलते हैं, क्लियर। सो उसने उसको बोला, ब्लैक स्मिथ ने, जो हमारा बॉय था फ्रांस, उसको बोला डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम बहुत कम टाइम में अपने स्कूल पर पहुंच जाओगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। बट जो फ्रांस था उसको लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो वो उसको इग्नोर करके फटाफट भाग के चला गया। मीन्स जो फ्रांस था उसको लगा कि जो ये ब्लैक स्मिथ है वो उसका मजाक उड़ा रहा है कि इतनी फास्ट मत भागो, तुम थोड़े टाइम में स्कूल पहुंच जाओगे। तो वो उसको इग्नोर करके चला गया। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच एन हैमिल, मतलब मिस्टर हैमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। तो स्कूल के पास ही, स्कूल जैसे ये स्कूल है इसी के बाहर ही मिस्टर हैमिल ने अपना एक छोटा सा गार्डन बना रखा था। तो अब जो फ्रांस था वो इस लिटिल गार्डन पे पहुंच गया, यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे पहुंच गया आउट ऑफ ब्रेथ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउट ऑफ ब्रेथ? आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स पैंटिंग। पैंटिंग मतलब कि हम जैसे सांस, अभी उसकी सांस इतनी आ रही है, मतलब जैसे हम एकदम से भाग के आते हैं तो हमें कितनी सांस चढ़ जाती है, लाइक दैट मीन्स पैंटिंग। सो ही इज सेइंग नाउ यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल व्हिच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट। सो वो भी कहाँ पहुंच गया था? लिटिल गार्डन, जो मिस्टर हैमिल का लिटिल गार्डन था उससे थोड़ा सा बाहर था, मतलब लिटिल गार्डन पे पहुंच गया था। मतलब लिटिल गार्डन के बाहर क्या थी? स्ट्रीट, वहां पे वो पहुंच गया था। तो क्या होता था कि जब वो यूजुअली रोज जाता था वहां पे, तो स्ट्रीट तक स्कूल की आवाजें आ रही होती थी। ग्रेट बसल का क्या मतलब है यहाँ पे? ग्रेट बसल मीन्स बहुत सारी नॉइज, मीन्स नॉइज, बहुत सारी आवाजें आ रही होती थी जब भी वो स्कूल के बाहर पहुंचता था। बट आज ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत स्ट्रेंज था आज का माहौल। Usually, when school began, there was great bustle which could be heard out on the street. स्ट्रीट के बाहर ही हमें सारी आवाजें आ रही होती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, lessons repeating in unisons, very loud with our hands over our ears to understand better. अब इस लाइन को ध्यान से समझो यहाँ से यहाँ तक। क्या होता है कि जब टीचर हमें पढ़ाता है तो वो कहता है कि हम मेरे पीछे पीछे बोलो सारा कुछ, तो आपको यहीं पे सारा कुछ लर्न हो जाए। तो बच्चे जब ऊंची ऊंची बोलते थे तो वो एक दूसरे की आवाज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन्होंने एक ट्रिक लगाई कि हम क्या करेंगे, अपने हैंड्स को अपने ईयर्स पे रखेंगे, तो उनको क्या है, सिर्फ उन्हीं की आवाज आए और किसी की आवाज ना आए, सिर्फ अपनी खुद की आवाज आए। तो क्या करें, टू अंडरस्टैंड बेटर, अपनी खुद की आवाज आए तो सब कुछ क्या कर सके, वो बेटर अंडरस्टैंड कर सके। अपनी आवाजें दोबारा सुनेंगे तो उनको सब कुछ लर्न हो जाएगा। ये एक लर्न करने की ट्रिक होती है। तो यूजुअली जब वो जाता था, मतलब स्कूल जाता था, जब वो स्ट्रीट पे खड़ा होता था उसको भारी सारी आवाजें आ रही होती थी। डेस्क की आवाजें, अब इधर उधर जब बच्चे ऊंची ऊंची बोल रहे हैं उसकी आवाजें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। रैपिंग मीन्स स्ट्राइकिंग, कि जो टीचर का रूलर था, रूलर मीन्स स्केल, तो उनका जो स्केल था वो टेबल पे ऐसे बारी बारी स्ट्राइक कर रहे हैं, उनकी आवाजें। तो ये सारी आवाजें उसको आ रही होती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। बट आज सब कुछ बहुत ज़्यादा स्टिल था, मतलब बिल्कुल भी नॉइज नहीं थी, सब बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। I had counted on the commotion. Now what is the meaning of counted on and commotion? So इन दोनों का मीनिंग समझो। सबसे पहले counted on means depended upon and commotion means noise and confusion. So जो मैं आपको word meaning बोल रही हूँ, टाइम बाय टाइम उसको अपनी बुक पे लिखते रहो, क्लियर। और जब मैं चैप्टर फिनिश कर दूंगी इस चैप्टर को, उसके बाद खुद पढ़ो, ठीक है। खुद पढ़ने के बाद ही हमें एग्जैक्टली सबके मीनिंग्स खुद क्लियर होते हैं एंड फिर पता लगता है असली में कि हमें चैप्टर समझ आया कि नहीं, क्लियर। सो मेरे पढ़ाने के बाद चैप्टर को खुद से पढ़ो, जस्ट रीडिंग दे दो एक, ठीक है। सो काउंटेड ऑन मीन्स डिपेंडेड एंड कमोशन मीन्स व्हाट, नॉइज एंड कंफ्यूजन। तो ये जो भी, जब रोज मैंने बताया आपको कि जो फ्रांस था वो लेट आता था, तो रोज क्या था, ये जो कंफ्यूजन थी, कमोशन मीन्स कंफ्यूजन और नॉइज थी, इस पे ही डिपेंड होके वो क्लास के अंदर, मतलब अब देखो इतना सारा शोर मच रहा है, टीचर को पता ही नहीं चलेगा अगर पीछे से आके बच्चा बैठ भी गया तो। बट आज बिल्कुल स्टिल था, तो उसको बहुत और ज्यादा डर लगने लगा था कि अब मैं अंदर कैसे जाऊंगा। रोज वो इसी नॉइज में अंदर घुस जाता होता था, बट आज वो कैसे जाएगा। टू गेट टू एनी डेस्क विदाउट बीइंग सीन, तो इससे ना टीचर उसको देख पाता था और वो चुपचाप अंदर जाके बैठ जाता था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैज टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। जैसे संडे पे क्या होता है, संडे मॉर्निंग पे क्या होता है, स्कूल बंद होते हैं तो बिल्कुल कुछ भी, सारा कुछ चुपचाप होता है, बिल्कुल साइलेंस होती है एनवायरनमेंट में। तो आज ऐसा लग रहा था, बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा था कि जैसे आज संडे मॉर्निंग है और सारा स्कूल बिल्कुल साइलेंस था। Through the window, I saw my classmates already in their places and Mr. Hamill
वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। तो क्या था, उसने देखा विंडो से कि उसके जितने भी सारे क्लासमेट्स हैं वो अपनी अपनी सीट्स पे जाके बैठे हुए हैं और जो मिस्टर हैमिल है वो इधर उधर मतलब मूव कर रहे हैं, एंड उसके जो आर्म है उसके नीचे क्या है, उनका रूलर है, मीन्स उनका स्केल है। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब आज, रोज तो वो कैसे चुपचाप चला जाता था, बैठ जाता था, बट आज उसको सबके सामने जाना पड़ेगा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लश्ड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्राइटेंड? सो ब्लश्ड का मतलब है फेस टर्न्ड रेड इन कलर ड्यू टू शेम, कि शेम की वजह से जब हमारा जो फेस है वो टर्न हो जाता है, मतलब पीला पड़ जाता है, जैसे हम कहें। क्लियर? सो जब हमारा फेस पीला पड़ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लश्ड। और फ्राइटेंड का मतलब है थोड़ा शेमफुल। क्लियर? सो कहता, क्या आप इमेजिन कर सकते हो, मतलब नरेटर वही है, फ्रांस ही नरेटर है इस पूरे चैप्टर का। सो कहते हैं आप इमेजिन कर सकते हो अपने व्यूअर्स को, कहते हैं कि कितना मतलब मैं शेमफुल हुआ होऊंगा तब सबके सामने ऐसे इतना लेट जाने में, वो भी सर के सामने। बट नथिंग हैपेंड। Mr. Hamill saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." So, अब मिस्टर हैमिल वैसे बहुत स्ट्रिक्ट थे और वो बहुत डांटते बच्चों को। क्लियर? बट आज मिस्टर हैमिल ने उसको कुछ भी नहीं कहा। उसने जस्ट क्लास के अंदर जाकर बोला मे आई कम इन। सो उसने उसको कुछ भी नहीं कहा। ही जस्ट सेड कि जाओ अपनी जगह पे बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना शुरू करने लगे थे, बट आप अपनी जगह पे जाके आप जल्दी से बैठ जाओ, हम आपके साथ ही शुरू करेंगे अब। सो कितना स्ट्रेंज था वो दिन फ्रांस के लिए, आप इमेजिन कर सकते हो। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled. Just इसको समझो पहले। फिर क्या हुआ, वो अपने जंप करके अपने बेंच पे आराम से बैठ गया। जब उसकी थोड़ी सी फ्राइटनेस कम हुई, मतलब वो कितनी जल्दबाजी में, फ्राइटेंड मीन्स जल्दबाजी, वो कितनी जल्दबाजी में सब कुछ कर रहा था। जब उसकी थोड़ी सी ऐसे मतलब कि वो थोड़ा सा मतलब सांस ली, उसने थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ उस एनवायरनमेंट में, उसके बाद उसने ध्यान दिया कि उसका टीचर बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन के आए थे। ओके, हिज फ्रिल्ड, लेट्स सी ऑन नेक्स्ट पेज, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल बैक सिल्क कैप। मतलब उसके टीचर ऐसे कपड़े। अब ये देखो, ये क्या है, हमारी अपीयरेंस ऑफ टीचर है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में कि अपीयरेंस ऑफ टीचर आपने बतानी है। सो उसको जस्ट ऐसे पॉइंट्स को अंडरलाइन करके याद रखा करो। क्लियर? सो अपीयरेंस ऑफ द टीचर आप याद रखना। सो ऐसे कपड़े उसके टीचर कब पहनते थे? सिर्फ प्राइज डेज या फिर इंस्पेक्शन डेज। आज पहली बार उसके टीचर्स ने इतने सुंदर कपड़े डाल के क्लास में, मतलब नॉर्मली वो शर्ट वगैरह ही पहनते थे, आज उन्होंने ग्रीन कलर का सुंदर सा कोट डाला है, फ्रिल्ड शर्ट डाली एंड लिटिल बैक सिल्क कैप डाली। प्रोवाइडेड दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। मतलब पहली बार उन्होंने ये सब पहना, तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज एनवायरनमेंट था तब। तो जब वो थोड़ा सा काम हुआ, थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ, तो वो सब चीजें अब नोटिस कर रहे हैं अपनी क्लास में, क्या एनवायरनमेंट था उसकी क्लास का, उसके टीचर ने ये सब कुछ डाला हुआ था। Now besides the whole school seems so strange and solemn. Now what is the meaning of solemn? Solemn means serious. अब इतना strange तो environment था भी, और साथ के साथ क्या था, serious भी था। So solemn means serious, साथ साथ में लिखते रहो। Next is, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old Hoser with his three-cornered hat, the former mayor, the postmaster. अब देखो क्या होता है स्कूल में। स्कूल में कौन कौन आते हैं? टीचर्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं। बेसिकली कौन आते हैं? स्टूडेंट। बट आज का दिन क्या था, बहुत स्ट्रेंज था। जो लास्ट बेंचेस थे हमारी क्लास के, वो ऑलवेज एम्प्टी रहते थे, मीन्स खाली रहते थे लास्ट बेंचेस बेसिकली। बट आज जो हमारे लास्ट बेंचेस है उस पर कौन कौन आया है? उस पर कौन कौन आया है? सबसे पहले कौन आया? हॉसर, ओल्ड हॉसर। नेक्स्ट इज द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। मतलब विलेजेस के जो बूढ़े लोग होते हैं बेसिकली वो सब आए हैं आज। क्यों आए हैं? बिकॉज आज क्या है, फ्रेंच का लास्ट लेसन है। आपको पता है ना क्यों है? क्योंकि जो जर्मनी है उसमें और प्रूशिया और फ्रांस में क्या होगी थी, वॉर होगी थी। प्रूशिया और उसमें फ्रांस में वॉर होगी थी, जिसके कारण क्या हुआ, अल्सेस और लॉरेन दो जो शहर थे किसके अंडर आ गए थे? जर्मनी के अंडर आ गए थे। जिसके कारण उन्होंने क्या कहा, अब यहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे क्या पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे जर्मनी पढ़ाई जाएगी। हम अपने जर्मनी टीचर्स सेंड करते हैं। तो आज क्या था, फ्रांस का लास्ट लेसन था, फ्रेंच का बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था। तो आज ट्राइब्यूट देने आए हैं सारे। बेसिकली जो बड़े लोग हैं आज वो बहुत
बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो भी बहुत ज़्यादा दुखी है कि हमारी जो फ्रांस लैंग्वेज है वो आज जा रही है. So everybody looked sad and Hauser had bought an old primer. Now what is the meaning of primer? कि एक लैंग्वेज की बुक, बेसिक लैंग्वेज बुक, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, प्राइमर. सो वो अपने साथ क्या लाया था, ओल्ड प्राइमर लाया था. थम्ड एट द एजेस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थम्ड? टॉर्न एंड डैमेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थम्ड? टॉर्न एंड डैमेज. सो ओल्ड प्राइमर लाया था. ओल्ड प्राइमर मीन्स बेसिक लैंग्वेज बुक. जो बेसिक बुक होती है, बेसिक रीडर बुक होती है हमारी, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमर. सो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वो कैसे बैठा था, बेसिकली हॉर्सर के बारे में गल कर रहे हैं. हॉर्सर के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या है वो, ओल्ड प्राइमर है, उसके हाथ में क्या है, बुक है बेसिकली, वो उसको रीड कर रहा है. थम मीन्स जो बुक है वो थोड़ी बहुत फटी हुई है, एजेस से फटी हुई है. एंड हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज. अपनी नीज पे उसने अपनी बुक रख रखी है. विद हिज ग्रेटर स्पेक्टिकल्स लाइंग ऑन अक्रॉस द पेजेस. मतलब उसके जो पेजेस है बुक के, उसके ऊपर क्या पड़ी है, उसकी स्पेक्टिकल्स पड़ी है, मीन्स उसका चश्मा उसके ऊपर पड़ा है. Now, while I wondering about it all, Mr. Hamill mounted his chair and in the same grave. Now, what is the meaning of grave? Means same seriousness. जितनी seriousness environment में थी, उतनी seriousness से और थोड़ी सी gentle tone से अब उन्होंने बता दिया सबको. My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German. Now, what is Berlin? Berlin is the capital of Germany. Berlin is the capital of Germany. So बर्लिन से हमें ऑर्डर आए इन द स्कूल ऑफ अल्सेज एंड लॉरेन. द न्यू मास्टर्स कम टुमारो. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन. आई वॉन्ट यू टू वेरी अटेंटिव. सो उन्होंने आज बता दिया कि ये हमारा लास्ट लेसन है. इससे फ्रांस को समझ आया कि आज सारा माहौल इतना स्ट्रेंज क्यों था, क्योंकि आज इसका क्या है, लास्ट लेसन है. और आपको ये भी अब अच्छी तरह क्लियर होगा इस चैप्टर का नाम, फर्स्ट चैप्टर का नाम हमारा लास्ट लेसन क्यों है. क्योंकि बेसिकली आज हमारा फ्रांस का लास्ट लेसन है, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर्स आए हैं हमें कि जो अल्सेज है और जो लॉरेन है, ये किसके हक में चले गए, अब जर्मनी के हक में चले गए. अब यहाँ पे कौन आएंगे, जर्मनी टीचर्स पढ़ाने आएंगे. What a thunderclap these words were to me. अब ये फ्रांस बोल रहा है, फ्रांस ही नरेटर है इस चैप्टर का. Now what is the meaning of thunderclap? Thunderclap means shocked. अब फ्रांस इस बात से बहुत शॉक्ड है. Thunderclap means shocked. Now ये जितने भी वर्ड्स उन्होंने बोले, मिस्टर हैमिल ने अपनी जो भी जेंटल वॉइस में जितने वर्ड्स बोले, ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थे इसके लिए, फ्रांस के लिए, बिकॉज वो बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें फ्रांस इतनी जल्दी छोड़नी पड़ेगी. ओ द रेचेस. रेचेस मीन्स कि एक अनफॉर्चुनेट हैपनिंग, कि जो एकदम से होती है, हमें उसका पहले से नहीं पता होता. अनफॉर्चुनेट हैपनिंग इज रेचेस. ओ द रेचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट इट ऑन द टाउन हॉल. मतलब टाउन हॉल, मतलब ये क्या कह रही है यहाँ पे, उसने जाते जाते बुलेटिन बोर्ड पे देखा था ना कि क्या कहते हैं, उसने वहाँ पे खबर नहीं पड़ी थी, बट उसको पता था कि कोई न्यू खबर आई है, लेटेस्ट न्यूज़ आई है, तभी इतना ज़्यादा क्राउड लगा हुआ. बट उसको इग्नोर करके वो आगे ब्लैक स्मिथ जब उसको बोल रहा था कि तुम धीरे चलो, तो वो चला गया था ना वहाँ से. तब उसको याद आया कि यस, वहां पे टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड पे ये वाली लेटेस्ट न्यूज लगी हुई थी, लेटेस्ट न्यूज ये वाली लगी हुई थी. सो आई होप तो इतना चैप्टर आपको क्लियर है. माई लास्ट लेसन, व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. सो ये अलग अलग है. माई लास्ट लेसन, यहाँ पे बोलते हैं माई लास्ट फ्रेंड्स लेसन. बहुत ही मतलब वो हैरान होता है कि मेरा लास्ट लेसन है ये, वाई, क्यों मेरा ये लास्ट लेसन है. मुझे तो हार्डली कोई मुझे तो लिखनी भी नहीं आती अभी फ्रेंड्स. I should never learn any more. I must stop there. Then oh, how sorry I was for not learning my lessons. तो अब क्या कर रहा है फ्रांस, बहुत ज़्यादा दुखी है, उसको अभी फ्रेंच और पढ़नी थी, मतलब कि अब वो बहुत ज़्यादा सॉरी हो रहा है अपने जितने भी उसने किया अपनी लाइफ में सब कुछ, क्योंकि वो क्या करता था, नॉट लर्निंग लेसन्स नहीं लर्न करता था. कभी कभी वो क्या करता था, बर्ड्स के अंडों को छुपाने चला जाता था. बर्ड सीकिंग बर्ड्स एग्स मीन्स अपने बर्ड्स के अंडों को छुपाने चला जाता था. और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, कभी कभी झूलों पे चला जाता था स्लाइड करने के लिए. मतलब वो लर्न नहीं करता था अपने लेसन्स, ये सब कुछ करता रहता था. माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नॉनसेंस न्यूसेंस a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now I couldn't give up. सो अब जो उसको पहले बुक नॉनसेंस लग रही थी या फिर क्या लग रहा था, बोझ लग रहा था एक अपने ऊपर, जो उसको बहुत ज़्यादा हैवी लग रही थी कैरी करने के लिए, जो भी ग्रामर की बुक थी, हिस्ट्री ऑफ सेंट्स मीन्स जो पुराने संत महात्मा होते हैं उनकी जो हिस्ट्री की बुक्स उनको दी जाती थी पढ़ने के लिए, सेंट्स के बारे में पढ़ाया जाता था उसमें. सो वो सब उसको पहले बोझ लगती थी, बट अब वो कह रहा है कि मैं ये सब कुछ गिव अप नहीं कर सकता, मुझे अभी फ्रांस और पढ़नी है. एंड मिस्टर हैमिल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, that I should never
see him again made me forgot all about his ruler, how cranky he was. Now what is the meaning of cranky? Cranky means short tempered. जो बहुत ही strict teacher होते हैं, angry teacher होते हैं, means cranky. तो अब जब उसको लग रहा था, देखो मिस्टर हैमिल थे जो वो स्कूल में ही रहते थे, वो कहीं मतलब बाहर नहीं रहते, वो स्कूल के अंदर ही रहते थे, तो वो क्या कर रहे थे, जो जर्मनी वाले थे, वो जो टीचर्स थे उनको अपने जर्मनी में बुला रहे थे। सो वो कहते क्या मिस्टर हैमिल भी अब हमें छोड़ के चले जाएंगे? तो चाहे वो रूलर लेते थे अपने हाथ में, चाहे वो कितने भी शॉर्ट टेम्पर थे, ये सब कुछ भूल के भी आज उसको बहुत बुरा लग रहा था कि मिस्टर हैमिल जो 40 ईयर्स से स्कूल को में रह रहे हैं, स्कूल को पढ़ा रहे हैं, वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। सो उसको बहुत बुरा लग रहा था मिस्टर हैमिल के लिए भी। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड टू पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। तो अब उसको समझ आया कि मिस्टर हैमिल ने इतने सुंदर कपड़े क्यों डाल रखे थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, so what he understood why the old men of the village were sitting। अब उसको सब कुछ समझ आने लग गया कि इतना strange environment क्यों है। There in the back of the room, it was because they were sorry too that they had not gone to school more। अब देखो जो बूढ़े इंसान है वो तो इतना स्कूल गए नहीं, वो तो इतने पढ़े लिखे नहीं, तो वो भी अब सॉरी बोलने आए कि हम इतना पढ़े नहीं अब तक फ्रेंच, तो वो भी थोड़ा ट्रिब्यूट देने आए हैं अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को कि आज लास्ट लेसन है। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो जो विलेज मैन थे वो वहाँ पे क्या कर रहे थे। सो ये रीजंस आप याद रखना। फर्स्ट रीजन क्या था कि वो सॉरी करने आए थे कि वो स्कूल नहीं जा पाए अपने टाइम पे, एंड इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर। वो थैंक यू करने आए थे हमारे मास्टर के कि उन्होंने 40 ईयर्स स्कूल में अपनी फेथफुल सर्विस दी, ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। तो अब वो वहाँ पे ज़्यादातर नहीं रहने वाले, तो वो एक वे था उनका थैंक करने का अपने मास्टर को जो 40 ईयर्स से स्कूल में पढ़ा रहे थे। सबको दो रीजंस पता चल गए क्यों आए थे वहाँ पे विलेजर्स। नाउ जस्ट वेट। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. Now what is the meaning of recite? Like हम कोई poem recite नहीं करते जब हमें क्लास में रीडिंग के लिए बुलाया जाता, बेसिकली recite करने के लिए बुलाया जाता, that clear? What? So जैसे कि वो ये सब कुछ सोच रहा था, अभी थिंक ही कर रहा था, तो एकदम से उसका नेम बुलाया गया फ्रांस क्लास में। Now her turn to recite, मतलब उसकी टर्न थी अब रिसाइट करने की, his turn to recite. What would I not have given to be able to say the dreadful rule for the participle। अब वो participle का होमवर्क तो करके आया नहीं था, उसको तो कुछ भी नहीं आता था participle के बारे में। dreadful means fearful। अब वो पूरा मतलब डर रहा था कि अब क्या होगा। so very loud and clear and without one mistake, but I got mixed up on the first words and stood there holding on my desk, my heart beating and not daring to look up। तो क्या हुआ, वो पहले वर्ड पे ही अटक गया, पहले वर्ड ही बोलते बोलते मतलब थोड़ा इधर उधर उसने कर दिया, उसको बोलना ही नहीं आ रहा था क्योंकि उसको रिसाइट करना ही नहीं आ रहा था। तो वो उसका जो हार्ट था वो बहुत तेजी से बीटिंग करने लग गया, और उसके तो मतलब वो नजरें भी नहीं अपने ऊपर कर पाया, और उसने अपनी जो आईज है वो नीचे ही रखी। आई हियर्ड मिस्टर हैमिल से टू मी, आई वोंट स्कूल टू यू। मतलब आज मिस्टर हैमिल उसको नहीं डांटेंगे, नहीं मारेंगे। लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड एनफ। तो तुम्हें खुद से फील करना पड़ेगा ये सब कुछ, क्लियर। सो आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, आज तुम्हें खुद ये फील करना पड़ेगा कि तुम यहाँ पे गलत हो, तुमने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा। सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। ये सब कुछ हमारी ही गलती है, हमारे पेरेंट्स की गलती है, सबकी गलती। वो कहते हैं धीरे धीरे सबसे पहले वो उसकी गलती बताएगा, फिर उसके पेरेंट्स की गलती बताएगा, फिर अपनी गलती बताएगा। तो देखो सबसे पहले वो फ्रांस की गलती निकालते कि इसमें तुम्हारी गलती है। हम बस ऐसे कहते रहते हैं अभी तो बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, हम पढ़ लेंगे। बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। हम रोज कल 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 करते रहते हैं और हमारा कल कभी भी नहीं आता। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। अब हमें फ्रांस में हम रहते हैं, और हमें फ्रेंच ही नहीं आती। दैट्स ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। सो हम क्या करते हैं, कल कल पे छोड़ते हैं सारे काम। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू Frenchman and yet can neither speak nor write your own language। तो वो कहाँ रहता था, जो फ्रांस था वो कहाँ रहता था, अल्सेस में। अब वो जो मिस्टर हैमिल है वो उसको कह रहे हैं कैसे तुम अपने आप को एक फ्रेंच मैन कहला सकते हो। वो जो जर्मनी के लोग हैं वो हमें अल्सेस वालों को बोलेंगे कि तुम अपने आप को फ्रेंच मैन कैसे कहला सकते हो, तुम्हें तो ना फ्रेंच बोलनी आती है ना लिखनी आती है। सो ये सब कुछ वो फ्रांस को अब बता रहे हैं। सो बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, We all a great deal to reapproach ourselves with। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसमें तुम्हारी
तुम अकेले नहीं हो जिसको यहाँ पे फ्रांस नहीं आती, हम सबकी गलती है, यहाँ पे हम सभी ऐसे हैं। क्लियर? योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। सो नाउ अब वो पेरेंट्स की गलती निकाल रहे। सबसे पहले उन्होंने किसकी गलती निकाली? फ्रांस की गलती निकाली। अब वो किसकी गलती निकाल रहे हैं? अब वो उसके पेरेंट्स की गलती निकाल रहे हैं कि इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है, क्योंकि वो इतना तुम्हारी तरफ यही नहीं हुए कि मतलब कि वो तुम्हें अपना लिटिल जो फ्रांस है, अब वो कहाँ पे काम करता है? फार्म में काम करता है। तो वो क्या करते थे, उसके पेरेंट्स उसको फार्म में ले जाते थे ताकि उनको थोड़ा और पैसा बन जाए। मनी के पीछे भाग रहे थे, ये तो देख ही नहीं रहे थे उनके बच्चे को उनकी लैंग्वेज आती है कि नहीं। तो इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है। So your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on the farm or at the mills so as to have more money, more little money. And I have been also. अब वो खुद का भी ब्लेम निकाल रहे हैं, पहले फ्रांस का निकाला, फिर पेरेंट्स का निकाला, अब खुद का निकाल रहे हैं। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? कभी कभी क्या करते थे, उनका जो लिटिल गार्डन था उसमें बच्चों को भेज देते थे कि पौधों में पानी दे आओ, और जब उनको कोई काम पड़ जाता तब भी वो बच्चों की छुट्टी कर देते थे। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, अब उन्होंने फिशिंग जाना होता तो तब भी वो क्या करते थे, बच्चों की छुट्टी कर देते थे। तो इसमें मेरा भी कसूर है। अगर मैं तुम्हें वो प्लांट्स वाटर करने के लिए ना भेजता, अगर मैं तुम्हें छुट्टी ना करता, तो अब तक तुम्हें फ्रेंच आती होती। तो सबसे पहले उन्होंने फ्रांस में क्या गलती निकाली कि तुम्हें अभी खुद की लैंग्वेज ही नहीं पढ़नी लिखनी आती, तो वो दोष डालेंगे तुम पे, जो जर्मनी वाले हैं जिनसे हमारी लड़ाई हुई है, कि तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कैसे खिला सकते हो, तुम्हें तो ना बोलनी आती है ना लिखनी आती है। फिर वो पेरेंट्स का कसूर निकालते हैं कि थोड़ी सी लिटिल मनी कमाने के लिए वो तुम्हें बाहर भेज देते थे, तुम्हें ऐसे नहीं इंसिस्ट करते कि तुम फ्रांस को लर्न करो, फ्रेंच लैंग्वेज को लर्न करो। फिर वो खुद का दोष निकालते हैं कि जब वाटर प्लांट के लिए इंस्टेड ऑफ लर्निंग लेसन्स मैं तुम्हें प्लांट को वाटर करने के लिए भेज देता था, कभी कभी क्या करता था, फिशिंग पे जाना होता तो मैं तुम्हें छुट्टी कर देता था। बस अब इन्होंने ये सब दोष वगैरह खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। Then from one thing to another, Mr. Hamill went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful. अब जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज है, हम उसको मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज कहेंगे, ऐसी जो ये थे हमारे जो मिस्टर हैमिल थे, वो अपनी लैंग्वेज को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल कह रहे हैं। सो फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियर इज द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगॉट इट, बिकॉज वेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड। अब एनस्लेव्ड क्या होता है? गुलाम बनना किसी का। इसमें क्या बोल सकते हो एनस्लेव को? मेकिंग समवन स्लेव, मतलब किसी के गुलाम में होना। तो जब भी पीपल किसी के गुलाम में होते हैं तो एक ही तरीका होता है उस गुलामी से मतलब बचने का। क्या होता है? अपनी फ्रेंच मतलब अपनी जो नेटिव लैंग्वेज होती है, जैसे हमारी क्या अब हिंदी है, तो उसको बचा के रखना, उसको सेफ गार्ड करके रखना। सो द क्लियरेस्ट मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज ये हो गया। सो सबसे अच्छा तरीका क्या है? जब हम किसी की गुलामी के अंडर आ जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, कितना अच्छी तरह वो अपनी लैंग्वेज को होल्ड करके रखते हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। सो वो खुद को तभी बचा सकते हैं गुलामी से जब वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को होल्ड करके रखेंगे। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। तो अब वो क्या कर रहे हैं? ग्रामर का लेसन रीड करवा रहे हैं बच्चों से। पहले क्या था? पहले पार्टिसिपल्स करवाया था, वो बच्चों को नहीं आता। अब वो क्या करवा रहे हैं? ग्रामर करवा रहे हैं। ग्रामर का ही एक आगे है हमारा टॉपिक पार्टिसिपल, तो अब वो ग्रामर खुद से रीड करवा रहे हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, ऑल ही सेड सीम्ड so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. तो वैसे तो फ्रांस को कुछ भी समझ नहीं आता होता था क्लास में, बट आज उसको सब कुछ बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा है। आज वो बहुत ही ध्यान से पढ़ रहा है। आज लास्ट लेसन है ना, तो उसको बहुत मज़ा आ रहा है आज फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ने में, और आज उसको लग रहा था आज टीचर भी हमें बहुत अच्छी तरह पेशेंस से पढ़ा रहे हैं। So it seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. तो आज क्या लग रहा था कि टीचर के अंदर जितनी भी नॉलेज है फ्रेंच के बारे में, आज वो सारी हम में डाल दें, बिकॉज आज लास्ट डे था, तो आज उसको बहुत मजा आ रहा था पढ़ने में, आज उसको सब कुछ अच्छी तरह समझ आ रहा था। आफ्टर द ग्रामर लेसन वी हैड स्टार्ट लेसन इन राइटिंग। सो सबसे पहले क्या कर रहे थे? ग्रामर कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं? राइटिंग कर रहे हैं। That day Mr. Hamill had new topics for us written in a beautiful round hand. New copies. आज क्या थे मिस्टर हैमिल के पास? हमारे लिए क्या थी? न्यू कॉपीज थी, जिसपे क्या हुआ था? हमारे पास क्या था? written in a beautiful round hand.
सो उस पर क्या लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था, ब्यूटीफुली लिखा हुआ था बहुत ज्यादा। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द रूम। तो क्या हुआ था, कॉपी के ऊपर क्या बने हुए थे, अल्सेस के फ्लैग्स बने होंगे या फ्रेंच के फ्लैग्स बने होंगे। तो क्या लग रहा था, पूरा जो रूम था उसमें सबके पास कॉपीज थी, तो ऐसा लग रहा था कि पूरे रूम में हमारे जो फ्लैग्स है वो फ्लोट कर रहे हैं। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. तो आज कोई भी बिल्कुल चुपचाप रह के सब अपने काम में मस्त थे, कोई भी किसी से बातें नहीं कर रहा था, सारे बिल्कुल साइलेंटली होके बिल्कुल अपने काम में खोए हुए थे। The only sound was scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the little ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. On the roofs the pigeon cooed now what is the meaning of cooed, very low, and thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons. अब इन सब लाइंस को बहुत अच्छी तरह समझना है, इनका मीनिंग वो नहीं है जो हमें लगता है, सो ध्यान से समझो। तो देखो, सबसे पहले तो ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ऑन द पेपर। सबसे पहले तो हमारी साउंड आ रही थी, जिस पेन हम पेपर पे लिख रहे हैं, मतलब जो बच्चे हैं जिस पेन से वो पेपर पे लिख रहे हैं उसकी आवाज आ रही थी। फिर जो पिजन्स है उनके जो पैर हैं वो फिश हुक्स की तरह लग रहे थे, वो भी ऐसा लग रहा था पिजन्स भी पेपर पे फ्रेंच पे लिख रहे हैं, मतलब दोनों को आपस में कंपेयर किया गया है। ऑन द रूफ द पिजन क्वेट। क्वेट क्या होता है, पिजन्स की जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं पिजन्स, उसको हम क्या कहते हैं, क्वेट। द साउंड मेड बाय पिजन्स इज नोन एज क्वेट। सो वो बहुत लो अपनी साउंड भी प्रोड्यूस कर रहे थे। एंड थॉट टू माई सेल्फ, अब इसमें जो हमारा फ्रांस बॉय है उसको थॉट आ रहा था माइंड में, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। तो जब जर्मनी यहाँ पे टीच की जाएगी, क्या वो पिजन्स को भी जर्मनी में सिंग करवाएंगे, क्या पिजन्स भी आगे जाके फ्रांस बोल पाएंगे, या फिर वो भी जर्मनी में बोलेंगे। मतलब अब फ्रांस सोच रहे हैं पिजन्स के बारे में, क्या ये भी आगे जाके जर्मनी में सिंग करेंगे जब जर्मनी टीच की जाएगी हमारे यहाँ पे। सो आई होप सो दीज लाइन आर टोटली क्लियर। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन बिकॉज दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन्स। सो सुनो दोबारा, क्या कहते हैं, द ओनली साउंड जो आ रही थी वो क्या आ रही थी, कि जो बच्चे पेपर पे लिख रहे हैं सिर्फ उसी चीज की साउंड आ रही थी पूरे रूम में, स्क्रैचिंग की। फिर एक और साउंड आ रही थी कि जो बर्ड्स के पैर हैं, पिजन्स के पैर हैं, वो क्या है, फिश हुक्स की तरह है, जैसे वो भी वॉल पे स्क्रैच कर रहे थे, ऐसा लग रहा है वो भी पेन से क्या कर रहे थे, लिख रहे थे पेपर के ऊपर, वो भी फ्रेंच में। और जो वो सिंगिंग कर रहे थे रूम में, मतलब कि बहुत धीरे से वो क्वेट कर रहे थे, मतलब अपनी आवाज प्रोड्यूस कर रहे थे। तब फ्रांस के माइंड में थॉट आ रही थी, जब आगे जाके हमें जर्मन पढ़ाई जाएगी क्या ये भी जर्मन में सिंग करेंगे। सो दिस आर ऑल अबाउट दिस। नाउ नेक्स्ट इज, व्हेनेवर आई लुक्ड अप from my writing, I saw Mr. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing and then at another. सबसे पहले gazing का क्या मतलब है, gazing का मतलब है किसी चीज को घूरना, to stare it. क्लियर। सो गेजिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, लुकिंग इंटेंटली, मीन्स बहुत घूर घूर के देखना। तो पहले क्या कर रहे थे मिस्टर हामिल, एक चीज को देख रहे थे, फिर दूसरी चीज को देख रहे थे उस रूम में घूर घूर के, कि वो ये सारी चीजें जो है वो अपने माइंड में बिठा रहे थे। क्योंकि देखो वो 40 ईयर्स से स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो उनके लिए बहुत मतलब मुश्किल था यहाँ से जाना, मतलब वो बहुत ही ज्यादा सैड भी थे तब। क्लियर। So as if he wanted to fix his mind just how everything looked in that little school room. So जैसे वो अपने माइंड में फिक्स कर रहे थे ये सारी चीजें कि ये लिटिल रूम मतलब छोटा सा रूम कैसा दिखता था। Fancy for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. So 40 years से वो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, उनकी क्लास के आगे उनका लिटिल सा गार्डन है, तो ऐसी प्लेस को छोड़ना इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। Now next is just like that, only the desk and benches had been worn smooth, the walnut trees in the garden were taller. तो इतने 40 साल में जो चेंजेस आए, 40 इयर्स में जो चेंजेस आए मिस्टर हैमिल के होते होते, वो अब वो फ्रांस एक्सप्लेन कर रहा है। वैसे तो सारी चीजें सेम ही थी, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न एंड स्मूथ, मतलब थोड़े बहुत पुराने हो गए हैं हमारे जो बेंचेस हैं, अब वो जो वॉलनट ट्रीज है गार्डन में अब वो थोड़े बड़े हो गए हैं, पहले वो छोटे थे। एंड द हॉपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड, जो मिस्टर हैमिल ने जो हॉपवाइन प्लांट की थी अब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, ट्विंड हो गई है, मतलब विंडोज टू द रूफ। अब इसका क्या मतलब है कि जो उन्होंने प्लांट की थी वो क्या चली गई, पहले विंडोज में प्लांट की थी, अब क्योंकि विंडो से ऊपर ऊपर मतलब बड़ी बहुत हो गई और वो रूफ तक चली गई। विंडो जैसे यहाँ पे हमारे घर का रूफ है, यहाँ पे विंडो है, तो वो विंडो से भी बड़ी हो गई और वो रूफ तक चली गई है हमारी जो हॉपवाइन की
जो हमने प्लान की थी। क्लियर? सो ये सारे चेंजेस बता रहा है वो। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। सो कितना मतलब उसका दुखी हुआ होगा मन जो भी वो ये छोड़ रहा है, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग। अब जो सिस्टर थी मिस्टर हैमिल की वो भी उसके साथ रहती थी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव टू द कंट्री नेक्स्ट डे। तो क्या हो रहा था वहां पे, जो मतलब कि जो सिस्टर थी वो भी ऊपर वाले कमरे में रहती थी। जैसे ये हमारा स्कूल रूम है, इसके ऊपर वाले कमरे में ही मिस्टर हैमिल का रूम था। तो वहां पे क्या था, उसकी सिस्टर पैकिंग कर रही थी, तो उनके जो पैकिंग करने की आवाजें थी वो आ रही थी, तो जिससे मतलब कि पूरी क्लास में वो आवाजें भी आ रही थी, तो जिससे फ्रांस को पता चल गया था कि ये भी शायद कंट्री छोड़ के जा रहे हैं नेक्स्ट डे। Now next is, but he had the courage to hear every lesson to the very last. After he writing, he had lesson in history. अब उनका सबसे पहले क्या था, ग्रामर था, फिर राइटिंग था, अब हिस्ट्री का लेसन है। क्लियर? And then the babies chanted their ba baby bo boo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the words with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remembered it, that last lesson. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि वो लर्न करने के लिए क्या कर रहे थे, अपने लेसन को बारी बारी बोलते होते थे ना अपनी क्लास में, ऐसे ही अब वहाँ क्या कर रहे हैं, सारे अपने लेसन्स को बोल रहे हैं। अब जो हॉसर है वो भी अपनी बुक को छोड़ के अब वो लेसन्स को पीछे पीछे बोल रहा है बच्चों के। और क्या हो रहा है वहाँ पे, वो रोते रोते उन वर्ड्स को बोल रहा है, मतलब उसके अंदर भी कुछ इमोशंस हैं, वो भी मतलब हंस भी तो जो बच्चे हैं वो दुखी भी हैं फ्रांस को छोड़ने के लिए और हंस भी रहे हैं कि जो आवाज़ है, मतलब जो हॉसर की आवाज़ है उन कानों में आ रही थी रोती हुई, उसको देख के वो हंस भी रहे हैं और रो भी रहे हैं। मतलब दो दो इमोशंस आ रहे हैं बच्चों के भी, और जो हॉसर है वो भी रो रहा है बोलते बोलते। सो ये लास्ट लेसन का जो पूरा ओवर मतलब कि पूरा जो सीन है वो फ्रांस के माइंड में रह जाता है अच्छी तरह। All at once the church clock struck 12. Then the Angelus, at the same moment the trumpets of the Prussians. तो सबसे पहले Angelus का मतलब और trumpets का मतलब देखो। Angelus का मतलब है prayer sung in the church, the start marked by the ringing of bell. मतलब कि प्रेयर सॉन्ग चर्च में जब होती है उसकी जो बेल बजती है उसको हम कहते हैं एंगलस। नेक्स्ट इज ट्रम्पेट्स, क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो क्या है, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे 12 बजे वैसे एंगलस की बेल बजी। एट द सेम मोमेंट जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे प्रूशियंस के रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो हम बताया था ना सुबह सुबह वो क्या कर रहे थे, सॉमिल जो फैक्ट्रीज थी उसके पीछे क्या कर रहे थे, वो एक्सरसाइज कर रहे थे। तो अब क्या थे, ऐसे ही वो अब सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके वो भी अब अपने घर जा रहे हैं। क्लियर? रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर विंडोज, तो उनकी साउंड भी हमारे कानों तक आ रही थी। मिस्टर हैमिल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई सॉ हिम लुक सो टॉल। अब जैसे हम कभी स्ट्रेट खड़े होते हैं, पूरा स्ट्रेट खड़े होते हैं, तो क्या होता है तब हम क्या कर रहे हैं, आज वो आगे से क्या लग रहे थे, टॉल लग रहे थे क्योंकि वो बिल्कुल सीधा खड़े थे। माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। सो चॉक्ड मीन्स अनेबल टू स्पीक, अब वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे छुट्टी के बाद, तो वो पहले तो बोलने लगे थे माई फ्रेंड्स आई बोलने लगे थे कुछ, बट वो एकदम से चुप हो जाते हैं, वो कुछ बोल ही नहीं पाते, मतलब उनको सैड बहुत होते हैं वो। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, वाइव लैफ फ्रेंड्स। अब वो कुछ बोल तो पा नहीं रहे थे तो अब वो क्या कर रहे थे, अब वो ब्लैक बोर्ड पे जाके सीधा उन्होंने लिख दिया वाइव लैफ फ्रेंड्स। तो इसका क्या मतलब है, लॉन्ग लिव फ्रांस। उन्होंने ये ब्लैक बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिख दिया लॉन्ग लिव फ्रांस, कि हमारा फ्रांस सदा आबाद रहे, ये कभी भी मतलब कि ऐसे खत्म नहीं हो सकता। इट इज लॉन्ग लिव, मतलब हमारा फ्रांस हमेशा जिंदा रहेगा। क्लियर? So then he stopped and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. So यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, बच्चों की छुट्टी हो जाती है और हमारा ये जो लास्ट लेसन है फ्रांस का वो खत्म हो जाता है। आई होप सो आपको ये स्टोरी समझ आई होगी अच्छी तरह। अगर आपको ये स्टोरी समझ आई तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, सो आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। अब मैं अपने चैनल पे पूरा आपको इंग्लिश का सिलेबस कवर कराऊंगी, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड और लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी समझ आया है इस वीडियो में, चैप्टर समझ आया है, सो जस्ट लाइक, हिट द लाइक बटन। ओके,
इस चैप्टर को अब इसके बाद खुद से रीड करना, सो आपको ये चैप्टर अच्छी तरह क्लियर हो। ओके, बाय बाय।